हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि आपकी आने वाली परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो आइए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यदि आप आपकी आने वाली परीक्षा के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट बाई करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, एक कोशिकीय जीवों की जीवन प्रक्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए पृथक अंग की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी है, श्वसन के लिए पृथक अंग की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन सी है, इन जीवों द्वारा अपशिष्ट उत्सर्जन सामग्री उत्पन्न की जाती है। और ऑप्शन डी है, यह भी वातावरण के संपर्क में बने रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब जो है वह है ऑप्शन नंबर ए, इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए पृथक अंग की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, जैसे कि मनुष्य है, मनुष्य को भोजन ग्रहण करने के लिए मुंह की आवश्यकता होती है, हाथ होता है, मुंह होता है। तो उसी प्रकार से जो एक कोशिकीय जीव है वो उनमें केवल एक ही कोशिका होती है, तो उनको भोजन ग्रहण करने के लिए पृथक अंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये यहाँ पर सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, जीवित जीवों के लक्षणों के लिए सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, जंतु केवल दर्शनीय प्रकार की गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन बी है, वृद्धि बाहर से उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी है, उपापचयी अभिक्रियाओं को इन विट्रो में प्रदर्शित किया जा सकता है। और ऑप्शन डी है, जनन सभी जीवित जीवों का लाक्षणिक गुण है। तो दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उपापचयी अभिक्रियाओं को इन विट्रो में प्रदर्शित किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर विकल्प सी बिल्कुल सही है, बाकी कथन जो है गलत है। दोस्तों, जो जीव जंतु हैं वह दर्शनीय व अदर्शनीय दोनों प्रकार की गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। जीवों में वृद्धि जीवद्रव्य पदार्थों के जुड़ने के कारण आंतरिक रूप से होती है, और इसके अलावा जो जनन है वह जीवित जीवों को परिभाषित करने के योग्य गुण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एक सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है, बायोडाइवर्सिटी शब्द का निर्माण वॉल्टर जी रोजिन ने वर्ष 1986 में किया था। ऑप्शन बी है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द का निर्माण नॉर्मन मेयर्स ने वर्ष 1988 में किया था। ऑप्शन सी है, ऐसे क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाते हैं जहां बहुत अधिक जैव विविधता होती है। और ऑप्शन डी है, विश्व में जैव विविधता के 100 से अधिक संवेदनशील स्थलों की पहचान की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आप सभी जानते होंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। दोस्तों, यहाँ पर जैव विविधता के बारे में कथन डी सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों विश्व में जैव विविधता के कुल 36 हॉटस्पॉट यानी कि संवेदनशील स्थल है, जिसमें से 4 भारत में है, जो कि है पश्चिमी घाट और श्रीलंका, पूर्वी हिमालय और इंडो वर्मा क्षेत्र, इसके अलावा सुंडालैंड। तो दोस्तों, जो हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं वहाँ पर पूरी दुनिया की लगभग 44% जातियाँ पाई जाती हैं, जबकि यह कुल हॉटस्पॉट मिलाकर के वर्ल्ड का 2% से भी कम क्षेत्र है। तो इतने कम क्षेत्र में इतनी अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों, इन हॉटस्पॉट को विशेष सुरक्षा प्रदान करके जो विलोपन की दर है उसको 30% तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे पहले 25 हॉटस्पॉट क्षेत्र चिन्हित किए गए थे, उसके बाद में 11 हॉटस्पॉट क्षेत्र और जोड़े गए। इस प्रकार से दोस्तों 36 हॉटस्पॉट अभी वर्ल्ड वाइड हैं,
जिसमें कि 4 भारत में है। इसके अलावा दोस्तों जो नॉर्मन मेयर हैं, इन्होंने हॉटस्पॉट प्रणाली को वर्ष 1988 में विकसित किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जीव में केंद्रक का अभाव होता है? पहला है थायोबेसिलस, दूसरा है क्लेमाइडोमोनास, तीसरा है एनाबीना, चौथा है यीस्ट, पांचवा पैरामीशियम और छठा है यूग्लिना। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1, 2 और 4, ऑप्शन सी है 1 और 4 और ऑप्शन डी है 2, 4 और 6। दोस्तों थायोबेसिलस जीवाणु तथा जो एनाबीना है वह ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसमें केंद्रक का अभाव होता है। दोस्तों ये मोनेरा किंगडम के जीव हैं, जंतु हैं। इस जगत के सदस्य प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनमें एक विकसित केंद्रक का अभाव होता है, अर्थात केंद्रक झिल्ली इसमें अनुपस्थित होती है। तो इस प्रकार से इसके अलावा जो यूकैरियोटिक जीव हैं उनमें एक विकसित केंद्रक व द्विकलात्मक कोशिकांग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग रसधानी होता है। ऑप्शन बी है जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। ऑप्शन सी है कवक कोशिका में पर्णरहित नहीं पाया जाता है और ऑप्शन डी है प्रायः जीवाणु कोशिका में पर्णरहित पाया जाता है। दोस्तों इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। यहाँ पर आप कमेंट करके अपना आंसर भी देख सकते हैं कि कौन कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। तो आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी, प्रायः जीवाणु कोशिका में पर्णरहित पाया जाता है, जो कि एक गलत ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना होता है परीक्षा में। कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दी में जो हमको सही लगता है उसी को टिक कर देते हैं। हो सकता है कि उसमें ज़्यादा सही हो, पूछा जाता है कि कौन सही नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर निम्न में से किस आधार पर होता है? पहला है तारक काय, दूसरा है केंद्रक की स्थिति, तीसरा है राजधानी का आकार, चौथा राजधानी की संख्या, पांचवा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या और छठा है लवक। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, 4, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है 1, 4 और 6 और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, उपरोक्त सभी। दोस्तों जंतु व पादप कोशिका में केंद्रक का आकार समान लेकिन उनकी स्थिति असमान होती है। दोस्तों जंतु कोशिका में केंद्रक कोशिका के बीच में होता है, जबकि पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर होता है। इसके अलावा दोस्तों जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति व लवक अनुपस्थित होते हैं, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और हरित लवक उपस्थित होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी तथा पादप कोशिका में बड़ी बड़ी राजधानी यानी कि वोक्यूल होती है। जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा संख्या में होते हैं, लेकिन जो पादप कोशिका है उसमें कम संख्या में होते हैं। इसके अलावा जो एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है, उसमें तारक काय उपस्थित होता है और पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है सेंट्रोसोम। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, प्रश्न इसमें कैसे आपको लग रहे हैं, कितने प्रश्न आपको सही आ रहे हैं, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और आपको किस प्रकार के प्रश्न चाहिए, किस प्रकार की वीडियोस आप चाहते हैं, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका के बाह्य आवरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है कोशिका झिल्ली वास की दोहरी परत की बनी होती है, जिसमें अंदर धंसे हुए एवं बाहर चिपके हुए प्रोटीन के अणु पाए जाते हैं। ऑप्शन बी है पादप कोशिका में मृत सेलुलोज द्वारा निर्मित कोशिका भित्ति बाह्यतम आवरण बनाती है। ऑप्शन सी है कवकों की कोशिका भित्ति भी पादपों की भांति सेलुलोज की बनी होती है और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वह सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी।
दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कवकों की जो कोशिका काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। कवकों की कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला है, अमीबा में एंड्रोसाइटोसिस की प्रक्रिया पाई जाती है। दूसरा है, विसरण केवल गैसों में होता है। तीसरा है, परासरण हेतु ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। और चौथा है, परासरण एक दिशीय प्रक्रम है। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1, 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 2 और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी, केवल 2। दोस्तों जो ऑप्शन 2 है कि विसरण केवल गैसों में होता है, यहाँ पर गलत ऑप्शन है। दोस्तों क्योंकि विसरण द्रव गैसों व कुछ ठोस पदार्थों में होने वाली क्रिया है, इसके अंतर्गत पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गमन होता है, यानी कि ज़्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी की ओर जाना। दोस्तों यह क्रिया पादपों में महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह पादपों में गैसों के परिवहन का एकमात्र साधन है। गैसों व द्रवों में विसरण क्रिया सामान्य होती है जबकि ठोसों में असामान्य होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को निम्न में से क्या प्रेरित करता है? बहिपरासरण, ऑप्शन दूसरा है अंतःपरासरण, तीसरा है हाइपर ऑस्मोसिस और चौथा है अल्पपरासरी। दोस्तों सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3, बहिपरासरण और हाइपर ऑस्मोसिस यानी अतिपरासरण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दी गई है। हिस्टोन, पेप्टाइडोग्लाइकन, जीवाणुवीय कोशिका भित्ति, तरल मोजेक जीव द्रव्य और कोशिका का भंडार ग्रह रिक्तिका। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो कि सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों जो तरल मोजेक मॉडल कोशिका झिल्ली से संबंधित है, यह मॉडल दोस्तों 1972 में सिंगर व निकोलसन ने दिया था। दोस्तों इनके इस मॉडल के अनुसार जीव द्रव्य कला लिपिड के दोहरे स्तर से बनी होती है जिसमें आंतरिक एवं परिधीय प्रोटीन धसे रहते हैं। इसके अलावा जीव द्रव्य कोशिका में एक अर्ध तरल जेलीनुमा द्रव्य होता है। इसके अलावा पुरकिंजे ने इसे 1840 में जीव द्रव्य नाम दिया था। यह जीवन का भौतिक आधार है। इसके अलावा दोस्तों यह कोशिका का जीवित पदार्थ होता है। इसमें गति, पोषण, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, श्वसन, उत्सर्जन आदि जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं वह संपन्न होती हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, गोल्जी काय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, कैमिलो गोल्जी ने तंत्रिका कोशिका को सिल्वर नाइट्रेट से अभिरंजित कर गोल्जी उपकरण की खोज की। दूसरा है, यह जटिल शर्कराओं एवं प्रोटीन का निर्माण एवं परिवहन नहीं करता है। तीसरा है, यह कोशिका अंतः झिल्ली तंत्र का भाग है जो विलयन काय का निर्माण करता है। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 3 और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। दूसरा, यह जटिल शर्कराओं एवं प्रोटीन का निर्माण करता है, जो कि गलत कथन है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा और तीसरा है, यह कोशिका अंतर झिल्ली तंत्र का भाग है जो लयन काय का निर्माण करता है, सही है। तो इस प्रकार से जो कि गलत कथन है वह है दूसरा, यानी कि ऑप्शन बी केवल 2 इसका सही जवाब है। दोस्तों जो गोल्जी काय है यह जटिल शर्कराओं एवं प्रोटीन का निर्माण और परिवहन करता है। यह एक द्विकला युक्त कोशिकांग है। यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकांग में ही पाया जाता है।
जंतु कोशिका में दोस्तों यह प्रायः एक होता है, लेकिन पादप कोशिका में एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्न में से सही कथन कौन सा है? ये द्विकला युक्त कोशिकांग है, जिसे कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं। दूसरा है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में एटीपी का उत्पादन होता है। तीसरा है, इनमें 70s राइबोसोम, डीएनए एवं आरएनए पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 और ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में आप सभी जानते हैं, पहला वाला कि यह डबल लेयर्ड ऑर्गेनेली है और इसमें इसे पावर हाउस भी कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा दूसरा वाला माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में एटीपी का उत्पादन होता है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा 70s राइबोसोम, डीएनए और आरएनए इसमें पाया जाता है, तो ये भी सही है, यानी कि जो दिए गए सभी कथन हैं वह सत्य है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों माइट्रो और कॉन्डिया, यानी कि माइट्रो जिसका मतलब होता है धागा और कॉन्डिया मतलब कण, इससे बना है, यानी कि दोहरी झिल्ली युक्त कणिकामय धागेनुमा संरचना। इसको सूत्र कणिका भी कहते हैं, इस वजह से इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जो श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा एटीपी का उत्पादन होता है इसकी आंतरिक झिल्ली में होता है। दोस्तों ये जानस ग्रीक द्वारा अभिरंजित किए जाते हैं। इनमें 70s राइबोसोम, डीएनए और आरएनए पाया जाता है, इसलिए ये स्वतः विभाजित होकर के जनन कर सकते हैं और ये अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहलाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लवक के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? ऑप्शन ए है ल्यूकोप्लास्ट भोजन संग्राहक लवक है। ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट भोजन उत्पादक लवक है। ऑप्शन सी है क्रोमोप्लास्ट सहायक प्रकाश संश्लेषी लवक है और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रोमोप्लास्ट सहायक प्रकाश संश्लेषी लवक है। दोस्तों लवक यानी कि प्लास्टिड के संदर्भ में ऑप्शन सी जो कि असत्य है, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट जिसको हम वर्णी लवक भी कहते हैं, ये पादपों के ऊपरी और रंगीन भागों में पाए जाते हैं, मतलब जो पुष्प जो हैं इनके उनकी पंखुड़ियों में और फलों को जो कि कलर प्रदान करते हैं। दोस्तों ये प्लास्टिड कई कलर्स के हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथन ए व कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, आलू में ल्यूकोप्लास्ट की अधिकता पाई जाती है। कारण आर है, आलू में भोजन का संग्रह भूमिगत तने में होता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दी गई है। ऑप्शन ए है ल्यूकोप्लास्ट भोजन का परिवहन, क्रोमोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोप्लास्ट स्टार्च का निर्माण और ऑप्शन डी डिक्टियोसोम गोल्जिकाए। तो यहाँ पर जो सही मैच है वह है ऑप्शन नंबर डी डिक्टियोसोम गोल्जिकाए। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी सही सुमेलित है, क्योंकि पादपों में गोल्जिकाए को
डिक्टियोसोम भी कहते हैं। दोस्तों इसे लिपोकॉन्डिया, गोल्जी पदार्थ, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो ए, बी और सी है वह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट या जो अवर्णी लवक हैं पादपों में भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। यहाँ पर दिया गया है परिवहन। इसके अलावा ये मुख्यतः पादपों के भोज्य पदार्थ संग्रह करने वाले भागों में पाए जाते हैं, जैसे कि जो भूमिगत तने हैं, जड़ हैं। इसके अलावा ये भोजन का परिवहन जो कि नहीं करते हैं। क्रोमोप्लास्ट की बात करें, जिनको हम वर्णी लवक कहते हैं, पादपों के ऊपरी और रंगीन भागों में पाए जाते हैं, यानी कि पुष्प, पंखुड़ी और फल को रंग प्रदान करते हैं, जबकि ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक नहीं होते हैं। तो बी भी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा सी है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर दिया गया है स्टार्च का निर्माण। दोस्तों क्लोरोप्लास्ट या जिन्हें हम हरित लवक के रूप में जानते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक पर्णहरिम क्लोरोफिल पाया जाता है इसमें। यह हरे रंग की सभी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है तथा पादपों में इसके प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वह है ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। पहला है समसूत्री विभाजन केवल कायिक कोशिकाओं में होता है। दूसरा है समसूत्री विभाजन क्षतिग्रस्त ऊतक या घाव की मरम्मत करता है। तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन केवल जननांगों की कोशिकाओं में होता है। चौथा है अर्धसूत्री विभाजन बहुत लंबा एवं ऊर्जा तथा समय की खपत करने वाला प्रक्रम है। ऑप्शन ए है 1, 3 और 4। ऑप्शन बी है 2, 3 और 4। ऑप्शन सी है 1, 2 और 4 और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कोशिका विभाजन द्वारा डीएनए का निर्माण या प्रतिकृतिकरण एवं कुंड होती है। प्रत्येक कोशिकीय जीव के जीवन का विकास एक कोशिकीय द्विगुणित कोशिका से होता है। तीसरा है पादपों की तुलना में मानवों एवं जंतुओं में सीमित वृद्धि होती है तथा वयस्कावस्था में शरीर का आकार निश्चित होकर वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। डी है उपयुक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोशिका विभाजन द्वारा डीएनए का निर्माण या प्रतिकृतिकरण। DNA is created or replicated and stored through cell division। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो कि कथन असत्य है और कारण दिए गए हैं। कथन ए है, माइटोसिस द्वारा कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है जिससे वृद्धि प्रक्रिया में सहायता मिलती है। कारण आर है, कुछ जीवों में माइटोसिस जनन में सहायता करती है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चरणों का सही क्रम क्या है। G2 फेस, माइटोसिस, G1 फेस, S फेस। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह होगा G1 फेस, S फेस, G2 फेस और जो माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन। तो यह है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न कथन ए व कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों कथन ए है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का एकमात्र स्रोत प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है जबकि दहन एवं श्वसन इसके अपव्ययिक प्रक्रम है। कारण आर, ऑक्सीजन चक्र कार्बन चक्र से अंतः संबंधित होता है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है।
दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट करके ज़रूर दीजिए। आपका यदि आंसर सही होता है तो हम उसको पिन कर देंगे, तो कमेंट करके ज़रूर आंसर कीजिए। जिसका भी सही आंसर होगा उसको हम पिन करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।